वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। सॉरी, थोड़ा टाइम लग गया वापसी पे हमें। बस कुछ थे इश्यूज़ थे जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया। अब से इंशाल्लाह मज़ीद दोबारा ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो अपना टाइम वेस्ट किए बिना हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कोलीलिथियासिस, जो कि बेसिकली एक रिलेटेड है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के साथ। तो कोलीलिथियासिस लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है। जो वर्ड यूज़ होता है वो गॉल ब्लैडर के लिए यूज़ होता है। फिर उसके आगे जो लिथियसिस का जो वर्ड यूज़ होता है वो हमेशा स्टोन के लिए यूज़ होता है। कोलीलिथियासिस मीन्स टू से कि कोलीलिथियासिस इज़ बेसिकली अकमुलेशन ऑफ स्टोन इन द गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर क्या चीज़ है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूँ। सबसे पहले लिवर में से बाइल सिक्रीट होता है जो कि बहुत सारे हमारी डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आके वो एक्सक्रीट हो रहा होता है और वहाँ पे आके सिक्रीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह की डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। अब वो लीवर से कंटिन्यूसली रिलीज़ हो रहा होता है, हेप्टिक डक्ट के ज़रिए से वो आता है वहाँ से गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर एक जिस तरह आप कहते हैं एक टैंक है जो कि स्टोर कर रहा होता है बाइल को, और वहाँ से जब हस्बे ज़रूरत जब भी ज़रूरत पड़ता है नीचे, जब भी हम खाना खाते हैं स्टमक से आगे वो जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वहाँ से मूव करके हमारा जो काइम है वो मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ऊपर से फिर बाइल रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। चले नेक्स्ट चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कि इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमने थोड़ी बहुत देख ली। काजिज़ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली हम आगे पढ़ लेते हैं, वो डिस्कस हो जाएगा क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है अक्सर लोगों के पास। कोलीलिथियासिस कोलीसिस्टाइटिस हम ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, इसको भी हम देख लेते हैं। कोलीसिस्टाइटिस बेसिकली क्या है कि जैसे कोली गॉल ब्लैडर से भी गॉल ब्लैडर से ही वर्ड डेरिवेटेड है, और सिस्टाइटिस मीन्स टू से के इन्फेक्शन। तो गॉल ब्लैडर के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो उसको हम कोलीसिस्टाइटिस कहेंगे। गॉल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन हो जाती है या नियर अब्डोमिनल वाल की इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोलीसिस्टाइटिस। बेसिकली इन्फ्लामेशन की भी एक मेन वजह ये होती है कि अगर कोलीलिथियासिस हो जाए तो उसकी वजह से भी कोलीसिस्टाइटिस हो सकता है, और बाकी भी कोई अगर वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह पहुँच जाता है इंजेक्शन के ज़रिए से, तो वहाँ से अगर बैक्टीरिया कोई वायरस कोई वहाँ पे अकमुलेशन हो जाती है जर्म्स की, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको हम कोलीसिस्टाइटिस का नाम देते हैं। इसकी इटियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी देख लें तो ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से काज होता है। कोलीसिस्टाइटिस की अगर हम बात करें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से काज होता है, या कोई ट्यूमर वहाँ पे डेवलप हो गया है। तो 90% ऑफ द काजेज़ जो हैं ऑफ ऑल काजेज़ ऑफ गॉल स्टोन, द एग्जैक्ट काज जो है उसकी वो अननोन है, स्टिल अननोन है। कि बहुत सारी वजूहत ऐसी होती हैं कि जिनमें हम कह सकते हैं कि हमें नहीं समझ आती कि किस वजह से कोलीलिथियासिस या कोलीसिस्टाइटिस हुआ है। कोलीलिथियासिस का तो चलो ठीक है, स्टोन्स की अकमुलेशन होती है, लेकिन कोलीसिस्टाइटिस का उसका जो वे है वो हमें बाज़-औक़ात अननोन होता है। और जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो गॉल स्टोन या कोई ट्यूमर वहाँ पे डेवलप हो जाता है गॉल ब्लैडर से, जहाँ से गॉल ब्लैडर से वापस आगे नीचे जो जा रही होती है बाइल की डक्ट जा रही होती है वहाँ पे, तो उसकी वजह से वहाँ पे कोलीसिस्टाइटिस और कोलीलिथियासिस दोनों के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाइल ट्रैप्ड हो जाता है जो कि इरिटेंट के तौर पे काम करता है, और जो इन्फिल्ट्रेशन काज करवा देता है 3 to 4 डेज़ में, वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज हो जाती है। और बहुत ज़्यादा चूँकि गॉल ब्लैडर इतना ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता तो बहुत ज़्यादा कम्युलेशन हो जाएगी तो उसके ब्रेस्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पैथोफिजियोलॉजी अगर हम बात करें तो एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है जिसमें गॉल ब्लैडर इनलार्ज हो जाता है और एडिनोमस हो जाता है, एडिनोमा टाइप बन जाता है जिसके अंदर अकमुलेशन हो जाती है। उसमें क्या होता है कि इवेंचुअली जो कोलियन होती है वो बाइल स्टेसिस, बाइल की अकमुलेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से म्यूकोसल लाइनिंग जो गॉल ब्लैडर की है वो नेक्रोटिक हो जाती है, वो उसके सेल डेथ होने स्टार्ट हो जाते हैं। चूँकि बाइल का वहाँ पे कुछ टाइम के लिए अकमुलेशन है और जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बाइल जब वाल्स के साथ कंटिन्यूस इंट्रैक्शन में रहता है तो उसकी वजह से उन वाल्स को नेक्रोटिक कर देता है और वहाँ पर बहुत ईजीली बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। उसके बाद जो गॉल ब्लैडर की रप्चर होने के चांसेस हैं, लेकिन वो डेंजर हो जाता है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जब वो डेंजर होगा तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन है उसके नियर बाय जितने भी एरियाज़ हैं, लिवर पड़ा हुआ है हमारा, उसके बाद हमारा जो हेप्टिक डक्ट पड़ी हुई है, बाकी जितने भी एब्डोमिनल कंटेंट हैं वहाँ तक ब्रेस्ट करके इन्फेक्शन जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद
इन्फेक्शन को वैसे तो कोलीलिथियासिस का कोलिसिस्टाइटिस के लिए इतनी बड़ी सर्जरी नहीं की जाती, उसको रिमूव कर दिया जाता है गाल ब्लैडर को ही। लेकिन अगर वो ब्रस्ट हो जाए तो फिर बाकी पूरी जगह पे फैल जाएगा, तो उसको फिर कवर करना मुश्किल हो जाता है। अगर डिजीज़ स्फीयर हो जाए और इंटरफेयर करे ब्लड सप्लाई के साथ, तो जो गाल स्टोन है, गाल ब्लैडर है गाल ब्लैडर है वो गैंग्रीन बनना शुरू हो जाता है। वहाँ पे सेल डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है, सेल बिल्कुल डेड हो जाते हैं। उसके बाद गाल स्टोन की अगर बात करें तो जो प्रेजेंस होती है गाल स्टोन की, उसको हम क्या कहते हैं, कोलिलिथियासिस कहते हैं। टाइप्स क्या क्या है, एक तो मिक्स स्टोन होता है, एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है, एक पिगमेंट स्टोन होता है। मिक्स स्टोन में हमारा कोलेस्ट्रॉल और साल्ट्स दोनों मौजूद होते हैं। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट और कोलेस्ट्रॉल जब आके अकमुलेट होने शुरू हो जाएंगे, बंदे ने बहुत टाइम तक खाना नहीं खाया या वहाँ पे किसी भी वजह से हल्की सी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, स्टेनोसिस हो गई, तो वहाँ पे अकमुलेट होते होते वो गाल स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स की अगर हम बात करें तो ये येलो ग्रीन टाइप के स्टोन्स होते हैं, जो कि हार्डेंड कोलेस्ट्रॉल जब हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, तो उसकी वजह से बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद पिगमेंट स्टोन छोटे छोटे डार्क स्टोन होते हैं जो कि बिलिरुबिन से बनते हैं। इसकी एग्जैक्ट काज तो अननोन होती है। ये उन लोगों में होते हैं जिनमें सिरोसिस हो, लिवर सिरोसिस की, लिवर की जो वाल्व्स हैं, लिवर के जो सेल्स हैं वो फाइब्रस बनना शुरू हो जाते हैं। बाइलरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिन लोगों में हो जाए, या फिर हेरिडेटरी कोई ब्लड डिसऑर्डर है जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, जिसमें बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन, क्योंकि उसमें हमारा जो लिवर है काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहता है, तो बिलिरुबिन भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा होता है, जबकि स्टोमक को इतना ज़्यादा, इंटेस्टाइन को इतना ज़्यादा, जीआईटी सिस्टम को इतना ज़्यादा उसकी नीड नहीं होती, तो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो बाइल एसिड की सिंथेसिस डिक्रीज़ हो जाएगी, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। जब बाइल एसिड, अगर हम टोन की बात करें तो अगर बाइल एसिड की सिंथेसिस डिक्रीज़ होगी तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाएगी लिवर में, और जो बाइल सुपर सेचुरेटेड होना शुरू हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल के साथ, क्योंकि बाइल कम है तो कोलेस्ट्रॉल भी उसके साथ मिलकर नीचे आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो प्रिसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा गाल स्टोन की सूरत में, जो कि कोलिलिथियासिस की तरफ जाएगा। इसको हम ये नहीं कह सकते कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब बाइल कम हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली नीचे आएगा और गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा, क्योंकि आगे तो कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत नहीं होती, तो इसकी वजह से वहाँ पे स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद इन्फ्लामेटरी अगर चेंजेस आ जाती हैं, कोलिसिस्टाइटिस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि कोलिलिथियासिस हो सके। वहाँ पे इन्फ्लामेशन जब हो जाएगी तो स्टेनोसिस हो जाएगी ऑप्टिक डक्ट की, हो जाएगी, कोलिसिस्टाइटिस की वजह से इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ जाएंगी, तो उसकी वजह से आगे बाइल जब पास नहीं होगा, बाइल गाल ब्लैडर में अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कोलिलिथियासिस बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी अगर हम साइन सिम्टम्स की बात करें तो इनडाइजेशन के, खाना हम खाते हैं, पेशेंट बताएगा हम खाना खाते हैं, हज़म नहीं होता, और आफ्टर ईटिंग हाई फैट फूड्स, अगर कोई हाई फैट फूड खा लेते हैं, पराठा खा लेते हैं या कोई इस तरह की फैट को गोश्त खा लेते हैं, तो वो हमें हज़म नहीं होता, वो इसी तरह ऐसे लगता है कि जैसे मतलब खाना हज़म नहीं हुआ, पेट फुल रहता है हमेशा, तो इंडाइजेशन के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगी। लोकलाइज पेन होगा राइट अपर क्वाड्रेंट में, या एपिगैस्ट्रिक पेन के नाम से, जिसको आप, वो पेशेंट कहेगा कि मुझे इस तरह उसमें मैदे में दर्द हो रहा है। एनोरेक्सिया भी होगा, भूख नहीं लगेगी उसको, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी और फ्लैटुलेंस भी होगी, चूँकि बाइल आगे जा नहीं रहा, प्रॉपर अब्जॉर्प्शन डाइजेशन नहीं हो रही, तो इसकी वजह से फ्लैटुलेंस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और इसमें क्या होगा कि रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, चूँकि जब गाल ब्लैडर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाएगा तो वो प्रेशर डालेगा लंग्स के ऊपर भी और इनडायरेक्टली हार्ट के ऊपर भी, जिसकी वजह से हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएंगे, जो कि पेशेंट डायफ्रोटिक हो जाएगा बिल्कुल, मतलब उसको ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा प्रिस्पायरेशन हो रही है, और ऐसा लगेगा कि कोई हार्ट के सिम्टम्स आना शुरू हो गए, वेरी इजीली प्रिस्पायर करेगा, पल्पिटेशंस होंगी, हार्ट रेट चूँकि इंक्रीज़ हो रहा है, और तो इस वजह से पेशेंट को ये भी शक जाएगा कि वो, उसको कोई दिल का मसला तो नहीं है, और वो मज़ीद एक्सेजरेट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, लो ग्रेड फीवर होगा, WBCs हमारे अकमुलेट होंगे, चूँकि इन्फेक्शन है, सिस्टाइटिस भी हो गया है, माइल्ड जॉन्डिस बाइल की अकमुलेशन की वजह से देखने को मिलेगा।
और स्टिटोरिया होगा कि फ़ैट्स आपको नज़र आएंगे जब आप करवाएंगे स्टूल आ रही तो उसमें आपको फ़ैट्स भी नज़र आएंगे। क्ले कलर्ड स्टूल होगा चूँकि वहाँ पे बाइल नहीं पहुँच रहा इंटेस्टाइनल ट्रैक में, तो इसकी वजह से क्ले कलर मट्टी के कलर का स्टूल आपको नज़र आएगा। और यूरिन में भी डार्क अंबर टू टी कलर्ड, यूरिन जो है वो टी कलर का हो जाएगा या डार्क अंबर कलर का हो जाएगा चूँकि बाइल की अकोमोडेशन हो रही है और बाइल ब्लड के ज़रिए से किसी न किसी तरह यूरिन से निकल रहा है जाके। उसके बाद डायग्नोस्टिक में अगर हम बात करें तो फीकल स्टडीज़ में हमें पता चल जाएगा स्टिटोरिया अगर आ रहा है तो इसकी वजह हो सकती है, एक इंडिकेशन है कि कोई गाल स्टोन या कोलिसिस्टाइटिस तो नहीं हुआ। बस सीरम बिलिरुबिन टेस्ट जब हम करवाएंगे उसमें एलिवेटेड आएगा। अल्ट्रासाउंड करवाएंगे गाल ब्लैडर का तो उसके अंदर हमें नज़र आ जाएगा कि गाल ब्लैडर इन्फ्लेम्ड है, स्वेल्ड है। उसके बाद अगर हम डायग्नोस्टिक की बात करें तो एक हम ओरल कोलिसिस्टोग्राम देंगे उसको, पेशेंट को हम आयोडीन कंटेनिंग टैबलेट देंगे माउथ से, और आयोडीन क्या होंगी, अब्जॉर्ब होगी इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और जब वो लिवर के अंदर ब्लड ला के लिवर के अंदर छोड़ेगा तो लिवर से वो बाइल के साथ साथ नीचे बाइल डक्ट में जाएगी और जो ये कंसनट्रेटेड होगी गाल ब्लैडर के अंदर जब जाएगी तो गाल स्टोन्स हमें साफ़ नज़र आ जाएंगे, क्योंकि ये हम रेडियो एक्टिव के ज़रिए से रेडियोग्राफी के ज़रिए से हम इसको देख सकेंगे। इसमें से रेज पास होती हैं चूँकि ईज़िली, तो हम उसको देख सकेंगे कि रेडियोग्राफी के ज़रिए से कि कहाँ कहाँ पे स्टूल अकमुलेट हुआ है। उसके बाद ऑपरेटिव भी आप करवा सकते हैं कोली एंजियोग्राफी, जिसमें एंजियोग्राफ डाला जाता है डायरेक्टली बाइल के अंदर और उसके ज़रिए से देखा जाता है और उसके अंदर स्टंटिंग भी की जा सकती है। उसके बाद अगर एक्यूट कोलीलिथियासिस के स्टेज देखे जाएं तो इसमें क्या होगा कि गाल ब्लैडर ग्रेश कलर का होगा, अपीयरेंस उसकी एडिनोमेटस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन होगी सिस्टिक डक्ट में और गाल ब्लैडर स्वेल होना स्टार्ट हो जाएगा। इनिशियल स्टेज में अभी आहिस्ता आहिस्ता स्वेल होगा। जो उसकी कलर होगा वो रॉबिन ब्लू कलर का होगा, अपीयरेंस होगी जैसे नॉर्मल गाल ब्लैडर की होती है। चूँकि अभी एक्यूट है तो एक्यूट कोलीलिथियासिस जब प्रोग्रेस करेगा गाल ब्लैडर मज़ीद नेक्रोटिक होना शुरू हो जाएगा, स्पकल्ड होगा कि पोरस टाइप, मतलब इसके अंदर स्पोर्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे और जो इसके वाल्स हैं वो नेक्रोटिक होना शुरू होंगे चूँकि, तो वो आपको उसके ऊपर डार्क कलर इस तरह के नज़र आएंगे कि वो सेल्स डाई हो रहे हैं। उसके बाद गाल ब्लैडर जो गैंग्रियनस चेंज के अंदर जाएगा कि गैंग्रीन बन जाएगी, मुकम्मल तौर पे ब्लैक आपको देखने में मिलेगा, वेरी डार्क ग्रीन हो जाएगा और ब्लैक हो जाएगा। दिस इज़ द स्टेज, ये एक ऐसा स्टेज है जब आपको बहुत ज़्यादा अर्ली एमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी कि ये किसी टाइम भी ब्रेस्ट कर सकता है। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो लिथोट्रिप्सी हम करवा सकते हैं पेशेंट में अगर उसको फ्यू स्टोन्स हैं तो उसके ज़रिए से, लेकिन ये कॉमनली यूज़ नहीं होता। कोलीलिथियासिस के या कोलिसिस्टाइटिस अगर स्फीयर है तो उसमें उमूमन अब जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो ओपन कोली या वो जो लेज़र के ज़रिए से कोली को निकाल लेते हैं, गॉल ब्लैडर को निकाल लेते हैं। अगर कोलीलिथियासिस का माइल्ड अटैक होता है तो बेड रेस्ट प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर पेशेंट को। उसके बाद पेशेंट को एनपीओ रखा जाता है ताकि उसके जीआई ट्रैक जब नॉन एक्टिव होगा तो उसकी वजह से उसका जो बाइल है वो भी नॉन एक्टिव होगा, वो बाइल रिलीज़ नहीं होगा और मज़ीद जो गॉल ब्लैडर है वो भी रेस्ट पे चला जाएगा। उसके बाद हम एनजी ट्यूब के ज़रिए से सक्शन करेंगे कि अगर जो थोड़ा बहुत बाइल भी रिलीज़ हो रहा है माइल्ड सी सक्शन, तो वो बाइल उसके ज़रिए से सक्शन के ज़रिए से आउटसाइड आ जाए। ये मेडिकल मैनेजमेंट में जिसमें हम ओपन कोली भी करते हैं और लेज़र के ज़रिए से भी करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो अगर स्टोन प्रेजेंट है कॉमन बाइल डक्ट में तो एंडोस्कोपिक जो स्फीनोटोमी है परफॉर्म की जाती है, जिसमें हम रिमूव देन बिफोर अ कोलिसिस्टेक्टमी इज़ डन। पहले जो बाइल डक्ट है उसमें से रिमूव कर दिया जाता है, उसके बाद उसकी कोलिसिस्टेक्टमी की जाती है ताकि इजीली बाद में जो लिवर से बाइल है वो इजीली फ्लो हो सके इंटेस्टाइन में। ड्रेन्स जो होती हैं वो भी यूज़ की जा सकती हैं। ड्रेन्स जो कि स्टेंट के नाम से जाने जाते हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर वहाँ पे स्टेनोसिस हो गई है वाल्व्स की, वाल जो है वहाँ पे स्टेनोसिस हो गई, जो स्फिंक्टर बना हुआ है उसमें अगर स्टेनोसिस हो गई है तो हम स्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इतना कोई इफेक्टिव वे नहीं है, लेकिन अगरचे एक ट्रीटमेंट प्लान, एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का था कोलीलिथियासिस और कोलिसिस्टाइटिस बेसिकली। तो इसको हमने देखा। अब इसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो
तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वंस अगेन चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप ईमेल पे भी दे सकते हैं, ऐसे भी आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। और ये है कि नेक्स्ट वी विल ट्राई कर रहा हूँ मैं कि नेक्स्ट हम अच्छे तरीके से वीडियो बनाइए, मज़ीद बेहतरी की तरफ आएँ, वाइट बोर्ड टाइप हम इसको उसकी तरफ लेके जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।